हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाई वीके राय पर। और विद्युत विभव के इस चौथे वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन पहले बताने जा रहे हैं, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि हम इसको कलन विधि से बताने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक साल आया हुआ था, क्वेश्चन यही पूछा था, लेकिन लिख दिया था कि कलन विधि से इसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं और विद्युत द्विध्रुव है ए बी। इसका नाम हम दे रहे हैं विद्युत द्विध्रुव का ए बी। यहाँ पर बी बिंदु हम रख दे रहे हैं। तो ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। मध्य बिंदु ओ है और ओ बिंदु से आर दूरी और थीटा कोण पर, ठीक है, आर दूरी और थीटा कोण पर एक बिंदु है पी, और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या इसके लिए कि P बिंदु पर सबसे पहले विभव के लिए व्यंजक लिखेंगे। V इक्वल टू P बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये फार्मूला आया हुआ है ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन में, अर्थात वीडियो नंबर 4 नहीं, वीडियो नंबर 3, विद्युत विभव का वीडियो 3 में अंतिम क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं ये कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर अर्थात आर दूरी और थीटा कोण पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सूत्र हम बताए हुए हैं। तो यही फार्मूला आया हुआ है। ठीक है, अब हम इस विभव वाले सूत्र का प्रयोग करके पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि आर की दिशा में, ये जो आर दूरी है, आर की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो ई आर है। ठीक है, ई आर। ठीक है, और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है ना, तो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। ई आर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और यही ना है v का वैल्यू, तो उसको हम रख दे रहे हैं माइनस डी बाई डी आर। ठीक है, अब v का वैल्यू कितना है, तो 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर है ना। तो ये हम v का वैल्यू रख दे रहे हैं। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो नियतांक है उसको बाहर निकाल लेंगे। P cos थीटा और 4πε0 ये नियतांक है, और नियतांक को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बाहर निकालें, P cos थीटा बाई 4πε0। तो देखिए माइनस चिन्ह तो पहले से ही है, P cos थीटा बाहर निकाल लिए, बाई 4πε0 को बाहर निकाल लिए, और बच गया d बाई डी आर, ये तो अवकलन का चिन्ह है, और यहाँ ब्रैकेट में बच गया 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 1/r स्क्वायर को d बाई डी आर है ना, 1/r स्क्वायर को r के पावर -2 लिख सकते हैं, और इसको n के जगह पर कितना है, -2, x के जगह पर है r, तो nx टू द पावर n-1, n के जगह पर -2, x के जगह पर r, पावर n-1, तो -2 -1 कितना हो गया, -2 r के पावर -3, तो ये हो जाएगा -2, r को नीचे ले आएंगे तो r के पावर 3, तो -2/r के पावर 3 अवकलन करने पर आ रहा है -2/r के पावर 3। तो हम इसको लिख रहे हैं -P cos थीटा बाई 4πε0, और यहाँ पर 1/r स्क्वायर का अवकलन आ गया हम लोगों का -2/r³ है ना। तो ये अवकलन आ गया, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऐसे लिख दे रहे हैं 1/4πε0 और 2p cos थीटा बाई r³ है ना।
तो ये आ गया आर की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आर जिस दिशा में है, किस दिशा में है, आर की दिशा में है, और इसके लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम करेंगे। मतलब ऐसे ये हो गया, देखिए ये इस दिशा में, तो हम ले रहे हैं ई थीटा। ठीक है, ई थीटा मालूम करना चाहेंगे। तो ई थीटा की दिशा में एक अल्प खंड, एक छोटा सा खंड हम ले रहे हैं, और इसका नाम हम दे दे रहे हैं पी क्यू। ठीक है, क्यू बिंदु को ओ से मिला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर डी थीटा कोण है तो डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या। तो पी क्यू चाप हो गया, तो त्रिज्या हो गया आर, तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू आर डी थीटा। तो ये हम कर दिए, पी क्यू इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि जो विभव है, और विभव का प्रयोग करके अवकलन, मैंने विभव का दूरी के सापेक्ष अवकलन करके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग प्राप्त करते हैं, तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, तो आर डी थीटा के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो ई थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी भी बाई डी थीटा नहीं, या डी आर भी नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो यहाँ पर माइनस 1/r और डी बाई डी थीटा, तो अवकलन का चिन्ह हो गया। और भी विद्युत विभव है ना, तो विद्युत विभव के लिए मैं कितना आया है फॉर्मूला हम लोगों का, तो ये आया है v इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हम इसको रख दे रहे हैं यहाँ पर विभव के जगह पर, 1/4πε0 p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो नियतांक है उसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो कौन कौन नियतांक है, p नियतांक है, 4πε0 नियतांक है, आर स्क्वायर भी नियतांक है, क्योंकि यहाँ पर जो अवकलन होने जा रहा है थीटा का सापेक्ष होने जा रहा है। तो cos थीटा जो है ना वो वेरिएबल होगा, चर राशि होगा, तो उसका cos थीटा का अवकलन करना है। लेकिन यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो r जो है कि नहीं वो नियतांक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी नियतांक है उसको बाहर निकाल ले रहे हैं। माइनस, देखिए p बाहर निकालेंगे, p बाई कितना, 4πε0 आर स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा, आर क्यूब, और बाकी जो बच गया डी बाई डी थीटा और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा। ठीक है, तो ई थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई 4πε0 इंटू आर क्यूब, और कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। तो देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई थीटा इक्वल टू आ गया हम लोगों का 1/4πε0 है ना, 1/4πε0 p साइन थीटा, ऊपर में साइन थीटा बचा है ना, p साइन थीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, तो हम इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। तो दोनों आप देख रहे हैं कि ई आर और ई थीटा दोनों एक दूसरे के लंबवत है। और ऐसे अगर हो कि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, जैसे सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, तो उनका परिणामी सदिश मालूम हम लोग कैसे करते हैं, परिणामी सदिश का परिमाण, तो √a² + b², सेम वही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ई आर और ई थीटा को आधार भुजा मान करके एक क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्षेत्र हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कर दे रहे हैं, और समानांतर चतुर्भुज की रचना करके और उसका जो विकर्ण है ना वही विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, मतलब ये ई हो जाएगा। और परिणामी विद्युत क्षेत्र आर की दिशा से कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अल्फा लिख दिए। ठीक है, तो अब ई का मान हम कैसे मालूम करेंगे, तो √ER² + Eθ²। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं E = √ER² + Eθ²। तो ER का वैल्यू कितना है, इतना है
ER यहाँ पर है, तो वो हम रख दे रहे हैं 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r क्यूब, और इसका स्क्वायर कर दिए प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो ई थीटा जो है वो हम लिख दे रहे हैं 1/4πε0 p sin थीटा बाई r क्यूब का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो भी कॉमन है वो पहले निकालना पड़ेगा। जैसे p कॉमन है दोनों में, 4πε0 कॉमन है, r क्यूब दोनों में कॉमन है, तो वो सब पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, p/4πε0 इंटू r क्यूब बाहर निकाल दिए। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमने कर दिया। ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद में क्या बच गया, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर बच जाएगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर बच गया है ना, 2 cos थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बच गया है। ठीक है, अंडर रूट है तो अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अंडर रूट हम लगा दिए यहाँ पर है ना, अंडर रूट लगा दिए। थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, इसको समझ लेना है। अब इसको देखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, तो लिखेंगे p/4πε0 इंटू r क्यूब, अंडर रूट में जो बच जाएगा वो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो p/4πε0 r क्यूब, और 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, अब प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए p/4πε0 r क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो r दूरी और थीटा कोण पर ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, का व्यंजक। ठीक है, और अब हम लोग इसमें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इससे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब हम इधर का मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अक्षीय स्थिति में केस 1, अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री। तो ई अक्षीय स्थिति को एक्सियल कहते हैं ना, एक्सियल पोजीशन, तो ax लिख दे रहे हैं। ठीक है, EAX इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/4πε0 r क्यूब, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, p/4πε0 r क्यूब, ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू p/, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1/4πε0, यहाँ पर p बच गया है ना, यहाँ 3 1 4, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2p लिख दे रहे हैं बाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए 3 गुना 1 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर p है तो p लिख दिए, मतलब 1/4πε0 2p/r क्यूब हो गया यहाँ पर, है ना, अक्षीय स्थिति में। और यही फार्मूला हम लोगों का अक्षीय स्थिति में आया भी था पहला चैप्टर में। ठीक है, और दूसरा केस हम जो लेने जा रहे हैं वो है निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये जो सूत्र है ना, ये इसमें हम लोग थीटा की जगह पर क्या करें, 90 डिग्री रख दे रहे हैं। तो इक्वेटोरियल में हम लोग क्या करें,
p/4πε0 r³ है तो r³ लिख दिए। अंडर रूट में तो यहाँ थीटा के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के जगह पर 90 डिग्री का रखना है, 90 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 3 × 0 प्लस 1 है तो 1 कर देना है, 3 × 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हो जाएगी 1/4πε0 p/r³। ठीक है, और यह है समीकरण 4। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि अल्फा कौन था ना, यहाँ पर जरा सा इसको मिटा करके बता रहा है। यहाँ पर ऐसे था, यह था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER और ये था Eθ और ये समानांतर चतुर्भुज बना हुआ था, उसका जो विकर्ण था ये था E, है ना, और यहाँ पर अल्फा कोण था। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो ये लंब किसके बराबर है, Eθ के बराबर है, तो Eθ/ER। ठीक है, Eθ/ER। तो अब जरा सा आप Eθ और ER का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख करके रखिए तो आप पाएंगे कि tan अल्फा इक्वल टू Eθ का मान कितना आया था, 1/4πε0 p sin θ/r³। ठीक है, और ER कितना आया था समीकरण 1 में, तो 1/4πε0 2p cos θ/r³, यही ना। तो देखिए 1/4πε0 कट गया, r³ कट गया, p कट गया, अब क्या बच गया, sin θ/2 cos θ। तो 1/2 और sin θ/cos θ क्या होता है, tan θ। तो tan अल्फा इक्वल टू इतना हो गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 tan θ। ठीक है, तो ये हम समीकरण 5 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु Pr θ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम कर सकते हैं, और वह व्यंजक उतना ही आएगा जो पहला चैप्टर में हम बनवाए थे, लेकिन इसमें कलन विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में भी आप देख सकते हैं, अक्षीय स्थिति में जो व्यंजक आया हुआ है और निरक्षीय स्थिति में जो व्यंजक आया हुआ है, यही सेम व्यंजक इससे पहले वाले चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 1 में आया हुआ था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, किसी समरूप विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ये देखे थे कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में थीटा कोण पर अगर रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल और घूर्ण कितना होता है, PE sin θ। ठीक है, इसको d थीटा कोण से अगर घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा इक्वल टू PE sin θ d थीटा हो जाएगा, यही ना। और अब इसको θ1 कोण से θ2 कोण तक अगर घुमाया जाए तो क्या होगा, तो कुल कार्य निकालना है। तो dw इक्वल टू हो जाएगा, dw को समाकलन करेंगे θ1 से θ2 कोण के बीच में, तो यहाँ हो गया PE sin θ d थीटा, θ1 से θ2 कोण के बीच में करना है। तो देख सकते हैं PE sin θ का समाकलन कितना होता है, माइनस cos θ, है ना, माइनस cos θ। θ1 से θ2 के बीच में इसको समाकलन करना है, तो PE और माइनस चिन्ह अगर खत्म करते हैं तो θ1 ऊपर और θ2 नीचे, लिमिट उलट जाता है, जो
अपर लिमिट होता है वो लोअर लिमिट में बदल जाता है, मतलब लोअर में चला आता है, और जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीई थीटा के जगह पर एक बार θ1 रख रहे हैं, एक बार cos θ2 माइनस कर दिया, तो ये कार्य का व्यंजक हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। लेकिन यही जो कार्य है विद्युत द्विध्रुव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इसलिए द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा Pe cos θ1 माइनस cos θ2 होगी, है ना। अब अगर द्विध्रुव प्रारंभ में साम्यावस्था में स्थित हो, साम्यावस्था कहते हैं θ = 0 डिग्री को, ठीक है, और उससे थीटा कोण तक घुमाया जाए, तो θ1 = 0 और θ2 = कितना थीटा अगर हम रखते हैं तो E = आ जाएगा Pe cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, तो कितना हो जाएगा E = माइनस Pe cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, है ना। अब देख सकते हैं कि अगर द्विध्रुव को 0 डिग्री या 180 डिग्री कोण से घुमाया जाए, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री कर दिया जाए, तो उस स्थिति में भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर थीटा के जगह पर 180 रखा जाए, थीटा के जगह पर 180 अगर रखा जाए तो क्या होता है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री तो क्या होता है देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में साम्यावस्था में है विद्युत द्विध्रुव, और साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य निकाला गया है। तो अगर 180 डिग्री तक घुमाना हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो E = Pe1 माइनस cos थीटा के जगह पर 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। ठीक है, तो 1 माइनस -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2P इतना हो जाएगा। और 90 डिग्री तक घुमाया जाएगा थीटा = 90 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में E = Pe1 माइनस cos कितना 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कितना आ जाएगा P। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत में घुमाने में किया गया कार्य को प्राप्त करते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। यह है अगला टॉपिक, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से ला करके विद्युत क्षेत्र के अंदर वर्तमान स्थिति में रखने में जो कार्य किया जाता है या जो ऊर्जा व्यय होती है उसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र के लंबवत दिशा में है। ठीक है, देखिए यह क्षेत्र की दिशा है, ये बाएं से दाएं, और विद्युत द्विध्रुव उसके लंबवत दिशा में है। तो प्लस Q आवेश पर Q × E बल लगेगा बाएं से दाएं, और माइनस Q आवेश पर ठीक इसके विपरीत दिशा में, अर्थात विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है, तो टोटल बल कितना हो गया, F = प्लस QE, और जो पीछे की ओर दिशा है उसको हम माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 0। अर्थात विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखे हुए किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अर्थात अगर इस स्थिति में लंबवत दिशा से में रख करके और किसी विद्युत द्विध्रुव को अगर हम ऐसे लाएं लंबवत दिशा में, तो क्या हो गया, प्लस Q आवेश को तो लाने में कार्य करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस पर इधर बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, प्लस Q आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो इसको लाने में कार्य करना पड़ेगा। लेकिन प्लस Q आवेश को लाने में, अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उतना ही कार्य माइनस Q आवेश द्वारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माइनस Q आवेश पर तो ऑलरेडी इसी दिशा में बल लग ही रहा है, तो उसको अनंत से इस बिंदु तक लाने में कार्य
होगा नहीं, कार्य करना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये खुद कार्य करेगा, अर्थात कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो अनंत से लंबवत दिशा में रख करके विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए लंबवत दिशा को क्या कहते हैं, मानक स्थिति कहते हैं, मानक स्थिति, और माने स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं, या मानक स्थिति कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का। ठीक है, तो अगर मानक स्थिति से थीटा कोण तक विद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाए तो किया गया कार्य का व्यंजक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पाए थे, पी ई साइन थीटा 1 माइनस थीटा साइन कितना था, थीटा 2। ठीक है, सॉरी साइन नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में कॉस आया था, है ना, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस कितना आया था, थीटा 2, है ना। तो ये सूत्र आया था, तो हम थीटा 1 के जगह पर क्या करें, स्टैंडर्ड पोजीशन माने मानक स्थिति, तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री रख दे रहे हैं, और थीटा 2 के जगह पर थीटा, तो कार्य कितना हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 के जगह पर कितना रखना है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 के जगह पर कितना रखना है, तो थीटा रखना है, तो कितना हो जाएगा, पी ई कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा, है ना, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, W इक्वल टू इतना, है ना। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, केस 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो W बराबर माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब माइनस पी ई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊर्जा जो है, कार्य जो है, या ऊर्जा जो है, ठीक है, क्योंकि यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो हम यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा, यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, मतलब यू इक्वल टू ऋणात्मक आ रहा है ना, तो ऋणात्मक आ रहा है, ऊर्जा ऋणात्मक होना मतलब कि वह वस्तु अस्थायी होगी, किसी भी वस्तु की ऊर्जा ऋणात्मक है अगर, तो वह वस्तु अस्थायी रूप से जहाँ है वहीं पर पड़ी रहेगी। ठीक है, तो इसको अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री को क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री को अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। और वही केस 2 हम ले लेते हैं, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, तो हो जाएगा ये कितना, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो हो जाएगा प्लस पी, है ना, मतलब इसकी ऊर्जा धनात्मक हो गई, है ना। तो इसको अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था, इसको हम लोग अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ऐसे भी सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब है कि उसमें इतना भी दम नहीं है कि वो उठ करके चल सकता है। ठीक है, तो वो जहाँ रहेगा वहीं पर पड़ा रहेगा, है ना, मतलब अस्थायी रूप से वहीं पर रहेगा, तो वह उसका अस्थायी साम्यावस्था होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ऊर्जा 0 से ऊपर बढ़ा, मतलब कि प्लस में आया, तो क्या करेगा, वो जहाँ है छोड़ देने पर वहीं रहेगा, कि वो वहाँ से कहीं भी जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कि 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला जो पोजीशन है विद्युत द्विध्रुव का, उसको अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला जो पोजीशन है उसमें ऊर्जा प्लस में होती है, और उसको अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव चैप्टर, मतलब कि जो चैप्टर 2 है NCERT बुक से, ठीक है,
उसमें हम दो भाग कर दिए हैं, एक विद्युत विभव चैप्टर बना दिए हैं और इसके आगे जो चैप्टर बताएंगे उसमें विद्युत धारिता के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो विद्युत विभव ये समाप्त हो गया, विद्युत विभव वाला जो चैप्टर है समाप्त हो गया। विद्युत विभव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद या फिर अगला चैप्टर पढ़ ही लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, मतलब विद्युत धारिता पढ़ने के बाद ही न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में।